जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर इसमें जो है यूपीएससी बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस जितना भी पीसीएस का हर एक स्टेट का एग्ज़ाम होता है, सारे क्वेश्चन का हल प्रश्न दिया हुआ है। इसमें ये घटना चक्र 2020 का है, ठीक है। इसमें सारे पीसीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएएस पीसीएस टोटल। तो इसको जो हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आपका बायोलॉजी चैप्टर से, ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज। तो देखते हैं आज का टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। आप लोग निरंतर इस चैनल पर बने रहें। अब देखिए, दरोगा का एग्ज़ाम का हमने बहुत सारा सेट करवा दिया है, टोटल 57 सेट करवा दिए हैं और कुछ सेट करवाएंगे। उसमें आप लोग उस सारे सेट को देखिए जो भी दरोगा मेंस का कैंडिडेट हैं, और जो प्री का है वो इस वीडियो को भी देखिए। और हम एक सेट भी लाएंगे प्री के लिए, नृत्य के बाद क्या बोलते हैं, छठ पूजा बाद जो है सेट भी डेली आपका सेट आएगा। और ये घटना चक्र का भी डिस्कशन पूरा होगा, चाहे वो पॉलिटी का हो या फिर साइंस का हो, सारे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज जो है हम पहला टॉपिक कोशिका लेके आए हैं, ठीक है। और कोशिका जो है इसी क्लास में आपका समाप्त कर देंगे। कोशिका से रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तब तक बने रहिए चैनल पे, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। एग्ज़ाम में उम्मीद नहीं है कि आपको क्वेश्चन एक भी छूटेगा। अगर आप पूरा सीरीज को कवर कर लिए तो सारे क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोशिका से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आप लोग सिर्फ सुनिए इसको, ठीक है। जो कह रहे हैं उसको सुनिए, देखिएगा क्वेश्चन जब आएंगे हम तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखिए, कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले तो प्रश्न यही होता है कि कोशिका जो है क्या है। तो ये जो है जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें जो है स्वतः जनन की क्षमता होती है। इसमें जो है स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी कि बढ़ने की प्रवृत्ति जो इसमें स्वतः होती है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत, अब पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन तथा स्वॉन नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वॉन नामक वैज्ञानिक ने। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं, जैसे पूछेगा जीवधारियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ से फिर से बोल देते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन तथा स्वॉन ने, ठीक है। और इसको जो है स्वतः जनन करने की क्षमता भी होती है इसमें। और कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो अब देखिए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रकला भी नहीं पाया जाता है, केंद्रिका भी नहीं पाया जाता और कलायुक्त कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। कहेगा प्रोकैरियोटिक में क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिका जीवाणुओं व नील हरित शैवाल में पाई जाती है। बोलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है किस प्रकार के जीवाणु में पाया जाता है? तो जीवाणुओं और नील हरित शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। अब चले चलते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में चलते हैं। कहता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रका एवं कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या था? ये सब नहीं था, लेकिन जो है यूकैरियोटिक में केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकाएं ये जो है क्या उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या था? उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधे, जंतु तथा कुछ शैवालों में पाया जाता है।
और वह कहाँ पाया जाता था? जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल में पाया जाता था। जबकि प्रोकैरियोटिक जो है कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधे जंतु कुछ शैवालों में पाई जाती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भिन्न क्या होती है कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, कहता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो है जंतु कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं जो पादप कोशिका में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। देखिए, यहीं पे इस पॉइंट को डिनोट करके रखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। बोलेगा कोशिका झिल्ली की बाहरी परतें किस चीज़ के द्वारा निर्मित होती है? तो प्रोटीन के द्वारा, और मध्य परत जो है वह लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहता है कि वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणाएं सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होती है, कुछ प्रोटीन होती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिकाएं द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं और शोषण की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। देखिए, शोषण की क्रिया जो है प्रत्येक जीवित कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ होती है शोषण क्रिया? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, शोषण से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। प्रारंभिक क्रियाएं जो है ये कोशिका द्रव्य में, शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। शेष क्रियाएं कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश कोशिका उत्पन्न होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग एवं पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस, कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला पॉइंट करते हैं कि कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र की खोज हैंस कैब्स ने
किया था। किसने किया था? क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने 1937 में किया था। हैंस क्रेब्स ने कब किया था? 1937 में। अगला पॉइंट चलते हैं, कहता है क्लोरोप्लास्ट और सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट का एक पादप कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। ठीक है, यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। इसी के जो है कारण हरे रंग होता है पत्तों का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमियोलॉजी ने 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टनी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, किसको? लाइसोसोम को। और पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। दिमाग में रखिएगा। कहते हैं कि इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं। क्या होता है? लाइसोसोम की कला के फट जाने पर ये क्या होता है? बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटक को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है केंद्रक की खोज। पूछेगा केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1838 में किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। एक कोशिका में प्रायः क्या होता है? एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इसे केशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। यूकैरियोटिक में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं। कारण है इसका प्रमुख कार्य जीवों में पैतृक लक्षणों के संतान में भेदना। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डीएनए की खोज। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रीडरिक मिशर ने 1869 में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने किया था। देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रीडरिक मिशर ने। जबकि डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तब जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक देना है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तब जो है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और जबकि डीएनए की खोज पूछे तो फ्रीडरिक मिशर ने 1869 में किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतान में ले जाता है। यह नाभिक न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी का मतलब कितना? 23 दूनी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। पुरुष में जो गुणसूत्र होती है 44 + XY, जबकि स्त्री में 44 + XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 44 मतलब कि 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र जो है ऑटोसोम्स होते हैं। जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX होते हैं। उन्हें ही लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। जनक में जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह क्या होती है? पुत्री होती है। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो गया, Y जब भी जाएगा वो किससे जाएगा, पिता से ही जाएगा। इसका मतलब पिता के लिंग निर्धारण, अगर वो Y जाता है तो पुत्र पैदा होगा, और पुत्री अगर X जाएगा तो पुत्री पैदा होगा। चूंकि स्त्री में तो दोनों XX ही होता है, इसीलिए कहता है कि पुत्र के लिंग निर्धारण में पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, परमानेंट सेल डेथ में कोशिका और आणविक नियंत्रण को एपोस्टिक्स कहते हैं। एपोस्टिक्स कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। यहाँ पर जो है आपका ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग चलते हैं थी पे। देखिए यहाँ पे जो है आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं कोशिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सारे इस मेथी में कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है DNA होता है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में भी DNA होता है। DNA पाया जाता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षण के संकेत को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। DNA की खोज फ्रीडरिक मिशर ने किया था, और DNA के डबल हेलिक्स मॉडल ये जो है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि DNA की खोज, पिछले वीडियो में भी बार बार हम उस पर जोर दे रहे हैं कि अगर DNA की खोज की बात करें तो फ्रीडरिक मिशर ने 1869 में, अगर डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए देखते हैं क्या कहे इसका व्याख्या। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकाएं हैं जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक 2 प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पौधे के हरे रंग का कारण है। यह वर्णक क्या है, पौधे के हरे रंग का कारण यही है क्लोरोप्लास्ट। ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, पायस लघु स्वजीवी कोशिकाएं नहीं, गलत है। और माइकोप्लाज्मा को कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ऐसा भी नहीं है। रिकेट्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं, यह बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। पादप कोशिकाएं अविकल्प बीजी होते हैं जो सिर्फ पोषी कोशिका के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। उसमें एक प्रकार न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA या RNA पाया जाता है जो द्विलयक यानी कि डबल स्टैंडर्ड DS या एक वलय सिंगल स्टैंडर्ड SS होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत क्या है, सही नहीं है। इसका मतलब सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो अगर संख्या पूछे तो 46 होती है। अगर बोले गुणसूत्र कितने जोड़ी होती है तो 23 जोड़ी होती है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जो है क्या होती है, एक लिंगी प्राणी है। क्या है, एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की कुल संख्या जो है 23 जोड़ी यानी कि 46 पाई जाती है। पुरुष में 44 + XY, स्त्री में 44 + XX होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ी यानी कि 44 क्रोमोसोम जो है ये ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में XY होते हैं और महिला में XX होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक यानी पेरेंट्स में
जिन संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे जो है XX मिलते हैं वह क्या होती है, पुत्री बनती है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी? देखिए जोड़ों की संख्या पूछ दिया, तो जोड़ों की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं किस इसका व्याख्या। वैज्ञानिक वह समूह जिसके प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप से दिया गया है। नव डार्विनवादी कहते हैं कि आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारणतः परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें भिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तन के उत्परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्वतः अस्पष्टता वंशागत होते हैं। पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है। पीढ़ियों में किसके द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है, तो वरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो देखिए कहता है कि लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं, तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो देखिए छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। देखिए इसमें जो है छिपकली में जो है लिंग का निर्धारण पर्यावरण ताप के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है लिंग का गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए अगला देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। देखिए सारे हम जो है उसमें जो डिटेल हम बता रहे थे उसमें सारे करवाए हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिटेल पढ़ दे रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या होता है कि जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका यानी पादप कोशिका में जो है बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। क्या होता है? जंतु कोशिका में जो है इसका अभाव होता है कोशिका भित्ति की। ठीक है, इसीलिए दोनों भिन्न है। देखिए जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? तो जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित रहता है, जबकि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो देखिए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट को देखिए इसकी व्याख्या है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, शोषण की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिकाएं द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। शोषण संबंधी प्रारंभिक प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। शोषण संबंधी जो प्रारंभिक क्रियाएं होती है वह कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, तथा शेष क्रियाएं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। शोषण के बाद जो शेष क्रियाएं होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए अब अंतिम चरण में तो ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस कहते हैं कोशिका। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का श्वसनांग भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दे सकता है, इसका मतलब होता है कि पावर हाउस। ठीक है, समझ जाइएगा, 3-4 बार ये हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे। कहता है कोशिका का शक्ति स्रोत। देखिए वही बोला है कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। देखते हैं इसके व्याख्या कहता है प्लाज्मा झिल्ली
यह कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली के बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होती है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसके बीच में कुछ प्रोटीनें होती है। जिसके बीच में क्या होती है? कुछ प्रोटीनें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन कोशिका की सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है यानी प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। ठीक है, चलिए इसकी कुछ व्याख्या उसको देख लेते हैं। कहता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी नालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रवी जालिका की कला में राइबोसोम लगे होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में स्थल होते हैं। क्या होते हैं? स्थल होते हैं। तो इसीलिए इसका कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका किसका होती है? अंतःद्रवी जालिका जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो मानव शरीर में जो है किसमें लसिका कोशिका बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी कुछ व्याख्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है। क्या है? WBC है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा होता है। लसिका कोशिका की निर्माण जो है कहाँ होती है? तो इसका निर्माण जो है लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्षेत्र में नवीन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह क्या रहा है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सही कथन ही हम बता देते हैं। तो स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीव होती है। ठीक है, संजीवित होती है और ये कथन सही है आपका। और भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतक में विकसित किया जा सकता है। ये भी कथन सही है। नहीं, 3 और 4 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, अब इसका कुछ व्याख्या इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार के स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है। कितने कोशिका पाई जाती है? 2 प्रकार की। ठीक है, एक भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं और एक वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं बीजपुट्टी अथवा व्युत्पन्न होती है। देखिए, भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं से बीजपुट्टी अवस्था से व्युत्पन्न होती है। ठीक है, जबकि वयस्क कोशिका विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे भ्रूण या बीजपुट्टियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके। अगला पॉइंट चलते हैं। कहता है कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों कुछ कोशिका रेखाएं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इसीलिए से कहता है कि 3 और 4 कथन जो है वह सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित कथन कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? कह रहा है असत्य कौन सा है? देखिए, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, बिल्कुल सही है।
और ये अंग में क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करती है, ये भी सही है। यह एक प्रकार यह जो है ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिका के बनने की क्षमता रखती है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, नहीं, ये भ्रूण और वयस्क दोनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, कथा असत्य कौन सा है, तो डी नंबर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है कि प्रक्रम कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं, एपोस्टिक्स कहते हैं, एपोस्टिक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए व्याख्या है, प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोस्पोक्टिक्स कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद है, तो क्रेब्स चक्र हम बताए थे पिछले वीडियो में थे, पिछले जो अभी बताए हैं उसका डिटेल इसमें क्रेब्स चक्र की बहुत चर्चा हुई है। तो चलिए देख लेते हैं फिर भी एक बार। कहता है कि स्वतंत्र तंत्र श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वह क्या है, क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था, हैंस क्रेब्स ने 1937 में किया था। तो आपका कोशिका चैप्टर यहाँ पे संपन्न होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आनुवंशिकता पढ़ेंगे, ठीक है। और आनुवंशिकता का पहले आपका उसका डिटेल यानी कि पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख के फिर उस पर क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।